नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अम्बेडकर नगर जिले के विधानसभा क्षेत्र 279 आलापुर से पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने के उपरांत अम्बेडकर नगर जिले में प्रथम आगमन पर आनंद नगर चौराहे पर सपा नेता अविनाश चौधरी के नेतृत्व में पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त का जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद शाहजहांपुर में सजादपुर में अरविंद गौतम के नेतृत्व में सपा कार्यालय अकबरपुर में ब्लॉक प्रमुख आनंद वर्मा के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। आजमगढ़ से खबर है, जहां निषाद पार्टी भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार प्रशांत कुमार सिंह को पार्टी ने अतरौलिया 343 विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। वही सुबह से ही रामपूजन सिंह चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर लोगों का तांता लगा रहा है। भाजपा ने इस गठबंधन की सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है, जिससे भाजपा समर्थकों में काफी उत्साह है। लोगों का कहना है कि इस बार विधानसभा में भाजपा की जीत पक्की है, क्योंकि भाजपा सरकार प्रवासियों के लिए कोरोना काल से ही मदद करती आ रही है। तो वही 370 जैसे जटिल मुद्दे का समाधान भी भाजपा सरकार ने किया। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ धाम से पार्टी को अपार जन समर्थन मिला है। इस बार विधानसभा में कमल खिलेगा। लोगों का मानना है कि इस बार विधानसभा से काफी दमदार उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दिया है, जिससे लोगों में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनाने की आस जगी हुई है। इस बार इस विधानसभा से निषाद पार्टी भाजपा गठबंधन की ही सरकार बनेगी। आइए सुनाते हैं कि नौजवानों ने निषाद पार्टी के नेता के बारे में क्या कुछ कहा है। नाम भैया आपका? शुभम मौर्य नाम है। कहाँ के निवासी हैं? यहाँ रिठिया के जी। इस बार आपके अतरौलिया विधानसभा के प्रत्याशी कौन है और क्या लहर है उनकी, ये बताइए। इस बार यहाँ के प्रत्याशी जो है गठबंधन के प्रत्याशी भाजपा और निषाद पार्टी के प्रशांत कुमार सिंह जी हैं। इनकी लहर बहुत अच्छी है। इससे पिछली बार अगर देखा जाए तो 2000 वोटों से बीजेपी यहाँ से हारी थी, लेकिन अब की बार जो है वो आंकड़ा पार जाएगा, क्योंकि उस बार जो है कुछ गलतियां हुई थी हम लोगों से, क्योंकि हमारा प्रत्याशी ऐसा था जिसे हम लोग जानते ही नहीं थे। कितने लोग तो उसे देखे ही नहीं थे, वो ऐसे अचानक आए, बस खाली उनको बस ये था, हम लोगों को ये था कि बस भाजपा का प्रत्याशी है, ना तो कभी हम लोगों के बीच में आए, लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया। योगी माया और अखिलेश में आप किसका शासनकाल, कानून की व्यवस्था में किसका अच्छा मानते हैं? ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाजपा सरकार, योगी जी की सरकार ऐसी थी जिसमें माफिया या तो जेल में है या तो प्रदेश से बाहर है। जो लोग तो इसमें थोड़ा सा भी अपना माफियागिरी चलाने की कोशिश किए, उनका सब हाल जानते ही हैं। कोरोना काल महामारी के दौरान सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या सेवा सत्कार दिया, इसके बारे में बताइए। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया था। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई, आप जानते ही हैं, पूरा हर जगह पे। और जो है वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीन फ्री में वैक्सीन लग रही है, 1 करोड़ के पार वैक्सीन लग गई है। और क्या नाम है, घर घर जो है सरकार बिना भेदभाव के अनाज, एलपीजी गैस, मकान देकर, इसमें बीजेपी का कितना विकास हुआ है और इसके लिए वोट पे कितना असर पड़ेगा? इसके लिए आप हम लोग जाते हैं गाँव में, जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है लोगों से फ्री में महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। किसी के घर ऐसा है ही नहीं कि अगर उसको कभी राशन की कमी पड़े। और जो है जाति धर्म कोई ये है नहीं कि मतलब क्या मुस्लिम क्या हिंदू क्या कोई, ये तो है नहीं। यादव भी पा रहे हैं राशन, मुस्लिम भी पा रहे हैं और अन्य भी पा रहे हैं। तो आपके हिसाब से अतरौलिया विधानसभा में जी, जो कि सपा का गढ़ माना जाता है जी, इस बार किसकी जीत होगी, कितने बहुमत से होगी, इसके बारे में? इस बार निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि प्रशांत कुमार सिंह जी। सर, मेरा नाम मुकेश प्रजापति, भीलमपुर छपरा से। अच्छा, ये बताइए, अब की बार आपके जो भाजपा समर्थित और निषाद समर्थित प्रत्याशी हैं, उनका नाम क्या है और उनके क्षेत्र में लहर क्या है? सर, उनका नाम तो प्रशांत सिंह है। उनका क्षेत्र में लहर बहुत बढ़िया है। अब की बार पूरी जनता मूड बना चुकी है कि अब की बार यहाँ से परिवारवाद को पूरा जड़ से उखाड़ फेंकना काम करेगी। अब की बार योगी जी, मोदी जी और निषाद पार्टी ने इनको दिया है करने के लिए कि आप इसको आइए, तो क्या ये संग्राम के जैसे सपा के किला में भेद पाएंगे? पूरी तरह से अब की बार सपा के किला में भेद पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे परिवारवाद से लोग बहुत तंग आ चुके हैं। इस 40 साल से इनका जो शासन है, इनमें कुछ विकास नहीं हुआ। इसकी वजह से अब की बार पूरी तरह से इन लोगों का धराशायी किया जाएगा। विपक्ष कह रही है किसान बिल गलत था और इन्होंने वापस लिया, इसके बारे में आपका कह रहा है? किसान बिल तो गलत नहीं था, लेकिन विरोध के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस लिया, किसानों का सम्मान किया। इसी से हम लोगों की बहुत खुशी है और इसके लिए अब की बार बहुत ज़्यादा भारी मतों से उन्हें यहाँ से विजयी बनाया जाएगा। अब की बता दीजिए, भाजपा सरकार द्वारा क्या विकास कार्य हुए, क्या कार्य हुए, कुछ 4-5 चीज़ें बता दीजिए। सर, आपकी भाजपा का जो विकास कार्य है तो सब पूरी जनता में विदित है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। घर घर सबको सुविधाएं पहुँच रही हैं और हर प्रकार से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए हर प्रकार का मतलब उनको। आपके अतरौलिया विधानसभा के प्रत्याशी कौन है, क्या उनकी लहर है? हमारे अतरौलिया विधानसभा का प्रत्याशी प्रशांत सिंह जी हैं। उनकी लहर अब की बार बहुत तगड़ी है।
हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोग अब की बार बहुत भारी मतों से उनको विजयी बनाएंगे। सपा, बसपा और बहुजन समाज पार्टी सभी लड़ रहे हैं। इसके लिए बताइए, ये भाजपा क्यों साथ में क्यों आएगी, क्यों जीतेगी, इसके बारे में सबके भाजपा इसलिए आएगी अपने वो विकास नीतियों के कारण, उस अपने जितने विकास कार्य हो रहे हैं उसकी नीतियों के कारण भाजपा आपकी बार। नाम भी आपका? राकेश सिंह बोल रहा हूँ भैया। इस वक्त भाजपा समर्थित निषाद पार्टी से टिकट क्लियर हुआ है, जी, इसका हुआ है और क्या लहर है इनकी, इसके बारे में बताइए। यहाँ से 343 सतरौलिया विधानसभा से प्रशांत भाई का टिकट कंफर्म हुआ है भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गठबंधन से। यहाँ का जो समीकरण है बिल्कुल हम लोगों के पक्ष में है। जनता एकदम चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी आएगा उसको हम पूरा समर्थन के साथ यहाँ विजयी बनाएंगे और हमें उस हिसाब से जन समर्थन भी बहुत तगड़ा यहाँ मिल रहा है। कल ही से यहाँ पे एकदम से तांता लगा हुआ, लोगों का मिठाई खाने वाले, बधाई देने वाले एकदम से लगे हुए हैं। विपक्ष का दावा है कि महंगाई बहुत बढ़ी है जी, इसके बारे में बताइए। महंगाई देखिए, विपक्ष का काम ही है चिल्लाना। कोई सरकार बताइए, कोई ऐसा बताइए कि जब महंगाई तो एक काल परिस्थिति की देन होती है ना। सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो कहीं महंगाई ऐसा नहीं है। और ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये चुनाव में कितना असर पड़ेगा? मंदिर ही क्यों कह रहे हैं आप? 370 के बारे में बात करिए, आप 3 तलाक के बारे में बात करिए। मंदिर मुद्दा तो बहुत बड़ा है। 370 के बारे में कोई सोचता नहीं था। लोग कहते थे कि एकदम से लहासे गिर जाएंगे। आप एक दंगा बता दीजिए, पूरे भारत के अंदर मैं बता रहा हूँ, कोई एक दंगा बता दीजिए कि किसी को एक चाटा मारा हो। 3 तलाक पे इतना बड़ा फैसला हुआ, मंदिर पे इतना बड़ा फैसला हुआ, उसका तो इतना बड़ा समर्थन है कि जहां हम लोग जा रहे हैं तो बस जय श्री राम का घोष लग रहा है। भाइयों जय श्री राम। आपके प्रत्याशी जो हैं उनका क्या है, कितने वोटों से जीतेंगे, इसके बारे में बताइए। हम लोगों का अनुमान है 40 से 50 हज़ार की बढ़त अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है और भारी बम्पर होगी जीत। मेरा नाम मनीष सिंह है। कहाँ के निवासी हैं? मैं लहरपार गाँव है मेरा। आपके जो निषाद पार्टी और भाजपा गठबंधन से एक प्रत्याशी आए हैं, उनका नाम बताइए और क्या क्षेत्र में उनकी लहर है? देखिए, जो हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन से जो प्रत्याशी प्रधान सिंह आए हैं, बहुत ही अच्छा लहर है, बहुत साफ छवि है। एक ईमानदार व्यक्ति हैं और वंशवाद से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद से ऊपर एक प्रत्याशी भेजा है जिसको अतरौलिया विधानसभा के लोग जिता कर भेजेंगे। विपक्ष कह रही है कि छुट्टा पशु घूम रहे हैं, किसान नाराज हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? विपक्ष का काम है कहना, नाराज तो लाल टोपी वाले से हैं, परेशान उनके गुंडों से हैं, परेशान यहाँ की जनता उनके परिवारवाद से है। यहाँ के समीकरण क्या है? यहाँ आंकड़ा जाति समीकरण का जाति की बात पे वोट देखिए, वोट जाति के नाम पे नहीं होना है, धर्म के नाम पे नहीं होना, वोट विकास के नाम पे होगा, नरेंद्र मोदी के नाम पे होगा, राशन के नाम पे होगा, शौचालय के नाम पे होगा, पेंशन के नाम पे होगा। अनाज जो फ्री बांटा जा रहा है उसमें कितना असर पड़ेगा आपकी चुनाव में? अनाज, आवास, शौचालय, ये जो गवर्नमेंट तरफ से दिया गया, चुनाव के लिए कितना असर पड़ेगा? देखिए, आम आदमी जो कोरोना काल में जिसके घर खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती थी, मोदी जी ने उस समय उसके घर पैसा भेजा, राशन भेजा और जो भी सब सुविधाएं थी कार्यकर्ताओं ने उनके घर जाके उनकी व्यवस्थाएं की। जनता मन बना चुकी है कि विपत्ति काल में जो हमारे साथ था, भारतीय जनता पार्टी जिसको भेजी है, पूरी जनता उसके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। कम से कम 40,000 मतों से हम लोग चुनाव। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन निषाद पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। उसी को लेकर आज हमारे टीवी 20 न्यूज की टीम अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के राम पूजन चौक पर पहुंची और लोगों से कौन बनेगा मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी हासिल की। आइए सुनाते हैं ब्यूरो प्रमुख आशीष कुमार निषाद की रिपोर्ट में। बिना भेद, भैया आपका शुभ नाम? धीरज मिश्रा। बिना भेदभाव के अनाज, एलपीजी गैस, मकान देने का दावा की है बीजेपी, इसके लिए चुनावी असर क्या पड़ेगा? बहुत बढ़िया असर पहुंचेगा और पुनः योगी जी की सन 2022 में सरकार बनेगी। सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी में जितना सुख जनता को मिला है, राशन से लेकर उज्ज्वला गैस तक, किसान निधि तक, सब योगी सरकार में मिला। महंगाई के बारे में बताइए। महंगाई में ज़्यादा कितना चुनावी असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पहुंचेगा। जनता खुश है। और जहां तक अतरौलिया की बात की जा रही है तो हमारे बड़े भाई प्रशांत सिंह को निषाद पार्टी ने टिकट दिया है, हम लोग उनके साथ हैं। पुनः बीजेपी की सन 2022 में सरकार बनेगी। सपा और बसपा दूर दूर कहीं नजर नहीं आएंगे। अब बताते हैं कि सपा की भाजपा की सरकार बनेगी और सपा और बसपा कहीं नजर नहीं आएंगे। सर, आपका शुभ नाम? देवनारायण मिश्रा। अब की बात किसकी सरकार बनेगी? बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनेगी
बहन कुमारी मायावती जी से अच्छा कानून व्यवस्था किसी के समय में नहीं था। योगी क्यों नहीं? योगी भी बताते हैं कि हमने बहुत कार्य किया है, अनाज फ्री बांटा है, शौचालय दिया, आवास दिया है और सरकार हमारी बनने जा रही है। ये सब झूठा जो है अफवाह है। वो जनता के अतरौलिया में डॉक्टर सरोज पांडे जी से अच्छा कोई नहीं है और वह एमएलए होंगे और बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। जैसे बता दें, आज क्षेत्रीय विधायक भी कई दिन से लगातार, बताइए क्षेत्रीय विधायक क्या क्या कार्य क्या किया? आपका शुभ नाम? यमुना प्रसाद यादव। अतरौलिया के सरजेवी पर कोई नेता है क्या? केवल मात्र एक नेता है जिसका नाम बलराम यादव है, वो मंत्री है। जितना काम सपा के गवर्नमेंट में हुआ उतना काम आज तक हुआ ही नहीं। चाहे पीजीआई का मैटर हो, चाहे वो क्या नाम है समदीपुर में विद्यालय का मैटर हो, जितना काम हुआ सब समाजवादी सरकार में हुआ है। बलराम ऐसा आदमी कोई इस धरातल पर पैदा नहीं हुआ अतरौलिया के सरजमी पर। ये सारी बातें सब झूठ है। जो पक्ष द्वारा जनता जनार्दन परेशान है, किसान परेशान है, इससे निजात पाने के लिए कोई व्यवस्था योगी सरकार ने नहीं। योगी सरकार कह रही है हमने हर जगह बिना जाति के देख के आवास दिया, शौचालय दिया, अनाज फ्री दिया। ये क्या है? उससे कोई मतलब नहीं है यार। 2000 1000 रुपए देने से कुछ होता है? देश की भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त जनता हो गई है। तो इससे निजात देने के लिए इससे बढ़िया तो अखिलेश सरकार होनी चाहिए। उससे बढ़िया कोई सरकार है आज तक नहीं हुई। आपकी अखिलेश सरकार इस वक्त कितने बहुमत से जीतने की? अरे अब हम कौन बहुमत बता दें? इतने जल्दी हम ना ही बता पाए के जीती के ना। जो हम बोला आपके हिसाब से सरकार किसकी बननी चाहिए? अरे अखिलेश सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राह नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता इस धरातल पर। चलिए, इन्होंने बताया कि इस वक्त अखिलेश सरकार बनेगी, इस वक्त अखिलेश सरकार बनेगी। आप बताइए भैया, आपका शुभ नाम? अभिषेक यादव। कहाँ के निवासी भैया? मैं गौरी गाँव। ये बता रहे हैं अखिलेश की सरकार बन रही है कि योगी सरकार बनेगी? मैं आशीष इस वक्त आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा के पटेल तिराहे के पास खड़ा हूं। आइए जुड़ाते हैं कि अब यहां पे लगभग सारे लोग घोषित हो चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी, सपा के भी और निषाद पार्टी से भी। आइए देखते हैं जनता की राय, उन लोगों का क्या राय है। इस वक्त भैया तीनों पार्टी के सदस्य घोषित कर दिए गए। बहुजन समाज पार्टी के सरोज पांडे जी हैं और निषाद पार्टी से प्रशांत सिंह आ गए हैं और सपा से क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव। क्या राय है आपकी? आपकी तीनों में से कौन अच्छे? डॉक्टर सरोज पांडे। डॉक्टर सरोज पांडे की उस सपा में अखिलेश और योगी क्यों नहीं? बहन मायावती जी ने बहुत काम किया अतरौलिया में। अतरौलिया में काम किया है, ऐसा बताइए कि अभी तो सुनने में आ रहा है कि सपा कुछ ज्यादा मतों से जीत रही है और बहुजन समाज पार्टी की उसके बारे में झूठी अफवाह है। सपा बहुत काफी मतों से झूठी अफवाह है। अभी कहा जा रहा है कि सपा झूठी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। आइए जानते हैं कि आपको योगी, माया और अखिलेश में किसकी सरकार कानून व्यवस्था में सबसे अच्छी? मायावती जी का, ये सभी लोग जानते हैं। कानून व्यवस्था सबसे अच्छी मायावती जी की रही है। बता रहे कानून व्यवस्था सबसे अच्छी मायावती के। बताते हैं बीजेपी की धार्मिक ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलबंद के में इसमें चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? आपका शुभ नाम बताइए। फूलचंद यादव। इसमें क्या असर पड़ेगा ये बताइए। कोई असर नहीं पड़ेगा। सही बात यह है कि अतरौलिया विधानसभा में जितने भी उम्मीदवार हैं, सबसे बेहतरीन कोई उम्मीदवार है तो डॉक्टर सरोज पांडे जी उम्मीदवार हैं। साल भर के कोरोना के काल में न कोई लोकल जनप्रतिनिधि लगा, न कोई दिखाई पड़ा। केवल डॉक्टर सरोज पांडे लोगों की सेवा करते रहे और साल भर से लगातार। और हमें उम्मीद है कि अतरौलिया की जनता इस बार डॉक्टर सरोज पांडे को हुई। आपकी बात सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो जनता की अदालत में है। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मायावती जी के बराबर कोई नहीं है। क्यों योगी नहीं? क्यों नहीं? योगी सरकार कानून व्यवस्था भी अच्छी बताते हैं और कार्य भी बताते हैं, इसके बारे में क्यों? मैं लोकल इशू में बोलना चाहता हूं। अतरौलिया विधानसभा के अंदर जो है निश्चित रूप से डॉक्टर सरोज पांडे विजयी होंगे, बस इतनी बात। मतलब यहाँ बताते हैं कि अब ये बताते हैं कि जैसे सरकार छुट्टा पशु बहुत हो गया, किसान परेशान है। आपका शुभ नाम, इसके लिए बताइए। छुट्टा पशु। मेरा नाम घनश्याम पांडे है। छुट्टा पशु तो उसकी व्यवस्था जगह जगह की गई है। हमारे अतरौलिया विधानसभा में 5-7 जगह सरकार द्वारा कराई गई है। अब वहाँ तक हम न ले जाके पहुँचाएं तो हमारी उत्साह है। छुट्टा पशु किसान परेशान कह रहे हैं कि योगी मोदी ने गाय छोड़ दिया, फसल नुकसान करी है और विपक्ष भी इसके लिए मुद्दा बना रही है। क्या ये चुनाव में मुद्दा बनेगा? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में। अब की बार आपके हिसाब से मायावती, अखिलेश और बहन जी के किसकी सरकार कानून व्यवस्था में सही है? कानून व्यवस्था तो मायावती की सबसे अच्छी है, लेकिन इस समय जो है फिर सरकार जो है दोबारा योगी जी की ही संभव है। तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव क्यों? मुख्यमंत्री योगीनाथ क्यों नहीं? योगीनाथ आदित्यनाथ जो है वो पहले में तो भगवान का बंटवारा कर रहे हैं। अभी कल या परसों के इंटरव्यू में कह रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म में ही भगवान पैदा होते थे और अन्य बकिया किसी धर्म। कानून व्यवस्था की योगी कहती है हमारी कानून व्यवस्था बहुत सही है। एकदम जर्जर है कानून व्यवस्था।
विकास के नाम पे बताइए। अभी आपके प्रयागराज इलाहाबाद में एक ब्राह्मण लड़की की क्या नाम है, रेप करके हत्या कर दी गई है। अभी जल्दी की बात है। अच्छा ये बताइए, ये जो क्या कहते हैं अभी इलाहाबाद में छात्रों के साथ हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम इतने जानते हैं कि हमको हाँ बताइए। देखिए ये बता रहे हैं युवाओं के, बता रहे हैं युवा बता रहे हैं इलाहाबाद में छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ। वो तो अभी इलाहाबाद के, हमारा नाम मुकुल पांडे है। वो तो इलाहाबाद अभी छात्र हैं भिड़े, जिस दिन आर्मी वाले भिड़ेंगे ना, उस दिन योगी सरकार नहीं, कोई भी सरकार होगी हिल जाएगी। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए भाजपा सरकार, पर उसको भी सोचना चाहिए कि एक युवा जो आर्मी की तैयारी कर रहा है उसको भी देखना चाहिए उन लोगों को। सभी आर्मी वाले बंदे सभी परेशान है, 2 साल से 3 साल से भर्ती नहीं निकल रही है, सबकी उम्र जा रही है, उम्र में छूट देनी चाहिए आर्मी वाले बंदों को। क्या अखिलेश सरकार में या मायावती सरकार में भर्ती आती थी? कोई भर्ती आती थी, वो भी आई, वो केंद्र सरकार की नौकरी, राज्य सरकार में किसी, बस मैं केंद्र सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आर्मी भर्ती निकाले। यहाँ आइए, हमारे यहाँ के छात्र संघ के नेता भी हैं। ये सर बताइए, इलाहाबाद में जो छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, इसके लिए विपक्ष मुद्दा बना रही है, ये कैसे क्या? लाठीचार्ज जहाँ भी होगा वो निंदनीय होगा। छात्रों के हक और अधिकार को कुचलने का काम कोई भी सरकार करेगी तो वो गलत है। और पुनः मैं लोकल इशू पे आ रहा हूँ कि अतरौलिया विधानसभा का चुनाव जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें डॉक्टर सरोज पांडे दी बेस्ट हैं, सबसे अच्छा है। चलिए हम आपको बता दें, इस वक्त मैं आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के पटेल तिराहे पर खड़ा था। मैं आशीष कुमार निषाद। और एक खबर बलिया से है, जहां जनपद बलिया पुलिस विभाग में कार्यरत उपनिरीक्षक मुख्य आरक्षक कर्मचारियों द्वारा पुलिस विभाग में पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं लगन से कार्य करते हुए अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए, जिनको राजकरण नैयर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा उपहार देकर उनके उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी गई। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा चुनाव में लागू आचार संहिता के लगातार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा, सरकार सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं को छूट दे रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को आचार संहिता के नाम पर परेशान किया जा रहा है। आचार संहिता के नाम पर कांग्रेस की सगड़ी विधानसभा के अधिकृत प्रत्याशी की गाड़ी को कई बार रोका गया और गाड़ी भी सीज कर दी गई। और क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी के लोग लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन भी मौन साधे हुए है। कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से बौखलाई बीजेपी प्रशासन के माध्यम से आचार संहिता के नाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के लोग कोविड गाइडलाइन और चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करते हुए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अभी विगत दिनों कैराना में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हजारों की भीड़ के साथ डोर टू डोर कैंपेन किया था चुनाव आचार संहिता की, और कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ी, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से मौन रहा। और आजमगढ़ जनपद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग से करने वाले हैं और प्रशासन यदि बीजेपी के लोग जिस तरह से चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं उस पर अंकुश नहीं लगाए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करना बंद नहीं किए तो इस मामले को लेकर के हम चुनाव आयोग तक जाएंगे। कल हमारी प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी हैं पार्टी की राना खातून जी सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से, उनकी गाड़ियों को जगह जगह पे रोका गया और उन्हें परेशान किया गया। एक गाड़ी सीज भी की गई, जिसमें डोर टू डोर कैंपेन के लिए जो प्रतिज्ञा पत्र था उसकी अनुमति भी आयोग से मिली हुई थी, इसके बावजूद भी गाड़ी को सीज किया गया। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान बिलारी बढ़िया आजमगढ़ के तत्वावधान में चितौनी ग्राम पंचायत में संस्था द्वारा 25 निर्धन गरीब परिवारों को कंबल वितरण किया गया। बता दें कि भीषण ठंड को देखते हुए संस्था के सचिव राजदेव चतुर्वेदी द्वारा क्षेत्र के निर्धन गरीब पांचफोर मुशहर समुदाय के लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है, जिससे लोगों को ठंड से बचाया जा सके तथा उनके परिवार में खुशियां लौटें। संस्था द्वारा लगातार क्षेत्र में इस तरह के आयोजन द्वारा लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। संस्था के सचिव राजदेव चतुर्वेदी ने बताया कि संस्था द्वारा लोगों को कोरोना काल से ही जागरूक तथा लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है, साथ ही साथ उन्हें पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लोगों का जीवन यापन आसानी से चल सके। ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही साथ
और लड़कियों महिलाओं को इस प्रशिक्षण से जोड़कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। इस क्रम में क्षेत्र के अन्य ग्राम पंचायतों में लगभग 100 गरीब परिवारों को कंबल वितरण किया गया। आइए सुनाते हैं कि जानवी दत्त ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय देते हुए बताइए, आज आपने कंबल वितरण किया है ठंडी की वजह से, अपना परिचय देते हुए बताइए क्या। मेरा नाम है जानवी दत्त चतुर्वेदी। मैं ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान बिलारी के साथ काम करता हूं और ठंड बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए हम लोगों ने हमारी संस्था की तरफ से निर्णय लिया गया है कि कम से कम आज के डेट में हम 40 परिवारों को कंबल का वितरण करें। जो गरीब हैं, हाशिए पर रहने वाले हैं, बेसहारा हैं, ऐसे परिवारों को हम लोग कंबल देने का निर्णय लिया। आज अभी लगभग कितने लोगों को कंबल दिए? अभी तो यहाँ पर हम लोग 22 लोगों को दिए हैं, लेकिन आगे हम और दूसरे ग्राम पंचायत में जहाँ पर हमारी संस्था का प्रोग्राम चलता है वहाँ पर जा करके एदिलपुर एरिया में वहाँ पर जा करके 20 आपकी संस्था क्या क्या काम करती है इसके लिए? हमारी संस्था महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करती है, महिला किसानों के साथ काम करती है, 5 साल से छोटे बच्चों को दूध पिलाने का कार्य करती है ग्राम पंचायत देवला में, और जेंडर को लेकर के पुरुषों के साथ काम करती है, किशोरियों के साथ अहरौला ब्लॉक में हम लोग काम करते हैं। आजमगढ़ जिले के सदर विधानसभा से सपा कद्दावर नेता व प्रत्याशी दुर्गा यादव ने मैदान में उतरकर विरोधियों में खलबली मचा दी है। दुर्गा यादव ने आज आरटीओ ऑफिस के आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों से जनसंपर्क किया। इसी क्रम में दुर्गा यादव ने आईटीओ के पास चौपाल लगाकर लोगों से जनसंपर्क किया और लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं सपा के कद्दावर नेता के मैदान में उतरने से अन्य विपक्षी लोगों में खलबली मची हुई है। वही दुर्गा यादव ने भाजपा सरकार पर तंज भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता त्रस्त आ चुकी है। यह सरकार नौकरी मांगने वालों को लाठी डंडी दे रही है और सड़क पर उतरकर बेरोजगार लोगों को हक मांगने पर खदेड़ा जा रहा है। जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव के समय जनसंपर्क हो ही रहा है, हर लोग हम लोग पालन कर रहे हैं और इस समय भाजपा सरकार से सभी लोग त्रस्त हैं। अगर कोई नौकरी मांगने जा रहा तो लाठी खा रहा है, अगर कोई बेरोजगार है, अगर सड़क पर निकल के अपना हक मांग रहा है, रोजी रोटी का सवाल है, तो वो भी लाठी खा रहा है। तो इन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। इनकी मंशा है कि जो पढ़ाई लोग पढ़ते हैं, गरीब के लोग, उनको वंचित कर दिया जाए। दलित पिछड़ा जो गरीब पढ़ नहीं पाएगा तो हमारी बात को सुनेगा, हम जो पढ़ाएंगे वही करेगा। अब ये होने वाला नहीं है। देश हमारा स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। गोपालपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनील यादव ने भीमबर बाजार में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को पार्टी की नीतियों से भी अवगत कराया। इस दौरान आप प्रत्याशी सुनील यादव ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर सरकार बनाएंगे। हम पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत करा रहे हैं और पार्टी से जुड़ने के साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से जीत हासिल करनी है, इसके लिए कार्यकर्ताओं संग बैठक कर तैयारियों में भी जुटे हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के विचारों से सहमत हैं, जो कि पूरे प्रदेश के विकास की नीति को लेकर चलते हैं। निश्चित रूप से जनता उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। जनसंपर्क किया जाएगा। देखिए, एज पर द गाइडलाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने जो गाइडलाइन दिया हुआ है उस गाइडलाइन को मानते हुए हम लोग आज की डेट में 25 टीमें 5-5, 6-6 की संख्या में अलग अलग क्षेत्र में जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी नीतियों को बता रहे हैं लोगों तक। सर, आपका कहाँ से लग रहा है? मैं समझा नहीं आपको। सर, कहाँ से विधानसभा का? मेरा गोपालपुर विधानसभा है और मैं महाराजगंज के बगल में यूसुफपुर ग्राम सभा है, जिसका निवासी हूँ। सर, आप कुछ क्या कहेंगे सर? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ। बहुत संघर्षों से ये मुकाम मैंने हासिल किया है। मैं कतई नहीं चाहता कि मेरे विधानसभा का कोई भी नवयुवक इतना संघर्ष करे। उनके लिए यहाँ 1-2 कारोबार लाना चाहता हूँ। बाढ़ की समस्या देवारा क्षेत्र से ख़त्म करना चाह रहा हूँ। डेवलपमेंट के नाम पे जो भी यहाँ पे पैसा आता है, सालाना अलग अलग निधियों से 100 करोड़ रुपया लगभग आता है, जिसमें ग्राम प्रधान की निधि होती है, प्रमुख की निधि होती है, विधायक की निधि होती है, एमएलसी की निधि होती है, सांसद की निधि होती है, डीएम की निधि होती है, कुछ और प्रशासनिक निधियाँ होती हैं। इसके अलावा पूर्वांचल निधि भी होती है। ये सारी निधियाँ मिलाकर लगभग 100 करोड़ रुपया सालाना इस धरती पर आता है। मेरे को अगर आशीर्वाद मिला, यहाँ की जनता मेरी काबिलियत को पहचान पाती है, मेरा साथ दे पाती है, मेरे हिम्मती कदम का साथ दे पाती है, तो मैं कोशिश यही करूँगा जो 5 सालों में 500 करोड़ रुपए इस धरती पर आते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर उतार पाऊँ, कुछ कारोबार ले आऊँ,
यहाँ के लोगों का, यहाँ के नवयुवकों का, किसानों का, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। यहाँ से कहीं बाहर जाने के लिए ना सोचें, चाहे वो मेडिकल व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो या फिर रोजगार हो। हमारे गोपालपुर के लोग गोपालपुर में ही ये सब व्यवस्थाएं पाने लगे। यूपी में इस बार भाजपा का सुपाड़ा साफ होगा। सपा 350 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी, ये कहना है एसपी यादव, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी का। बलरामपुर जनपद के गैचड़ी विधानसभा से सपा के प्रत्याशी और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर एसपी यादव ने मतदाताओं से डोर टू डोर जनसंपर्क करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर करारा राजनीतिक हमला करते हुए मीडिया कर्मियों से कहा कि इस बार पूरे प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। सपा 350 से अधिक सीटें जीतकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक हमारे नेता अखिलेश यादव के नाम की आंधी चल रही है, जिससे घबराकर भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गज नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव गलियों की खाक छान रहे हैं और जनता उन्हें खदेड़ रही है। भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा किसानों आदि के मुद्दे पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। इसलिए अब यह लोग हिंदू मुस्लिम को बांटकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का खेल कर जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में आज पूरे प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक पूरा लहर चल रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और इससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने, जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री जो है अमित शाह, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पूरी फौज भाजपा की जो है आज उत्तर प्रदेश के कैराना, मुजफ्फरनगर सहित पूरे प्रदेश के गली कूचों में धूल फांक रहे हैं, लेकिन जनता इनको करारा जवाब दे रही है। इसीलिए ये भाजपा के लोग आज जो है सांप्रदायिकता फैलाने के जो है पे उतर आए हैं। आज जो है इनके पास न बेरोजगारी का कोई सवाल है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई हटाने का कोई सवाल नहीं है, कोई इनके पास योजना नहीं है। और बेरोजगारी हटाने के लिए किसानों को जो है गन्ने का भुगतान करने का कोई इनके पास फार्मूला नहीं है, किसानों को एमएसपी देने का फार्मूला नहीं है। इसलिए ये जिन्ना को ले आए हैं, पाकिस्तान को ले आए हैं, हिंदू मुसलमान को ले आए हैं और जो है पाकिस्तान जो है और अफगानिस्तान ले आए हैं, आतंकवाद ले आए हैं, लेकिन जनता इसको ठुकरा रही है। और यही कारण है कि आज अमित शाह जैसा जो गृह मंत्री है, नेक्स्ट टू पीएम मोदी है, वो गली गली पर्चा बांट रहे हैं और आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ भी करे, समाजवादी पार्टी जो है आज के डेट में 350 से ज़्यादा चल रही है और चुनाव आते आते गठबंधन जो 400 सीटों तक यूपी में पहुंच जाएगा और भाजपा का सफाया होगा। सोनभद्र पुलिस ने थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा दबिश देकर 215 लीटर वध की शराब और 9 भट्टियां बरामद कर 3 नफर व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मौके पर 5 कुंतल लहन भी नष्ट किया है। पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रसाद सिंह के कुशल निधन में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जनपद में अवैध कच्ची शराब बरामदगी और उसके निर्माण पर प्रभावी रोकथाम लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज पुलिस को सफलता हाथ लगी है। अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज शक्तिनगर थाना पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और प्रातः एक रेड ऑर्गेनाइज की, जिसके अंतर्गत राजकिशन कॉलोनी में 215 लीटर शराब बरामद हुई है, 9 भट्टी बरामद हुई है और करीब 5 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया है। इस दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध 60/2 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। और ये जो कार्रवाई है वो कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। ये जो इनके उपकरण आदि हैं उसको थाने पर लाया गया है और इस तरह की कार्रवाई जो और भी लोग हैं इस तरह के धंधे में लिप्त हैं उनके विरुद्ध जारी रहेगी। हथरौलिया से खबर आ रही है, जहां 10 वर्षीय बच्ची ने एक और पड़ोसी पर ही दरिंदगी का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और स्थानीय लोगों ने जमकर उस व्यक्ति की धुनाई की है। अतरौली थाना क्षेत्र के बिरुआपुर गांव का यह मामला है, जहां पर एक 10 वर्षीय बच्चे ने अपने ही पड़ोसी पर आरोप लगाया है कि जब मैं
खेत की तरफ जा रही थी तो रास्ते में घर लाकर बैठा था और चॉकलेट देने के बहाना बनाकर उसका मुंह दबाकर अपने कमरे में ले आया और मुंह दबाकर असली हरकत करने लगा। आसपास के लोग शोर सुनकर कमरे के पास पहुंचे तो देखा कि लड़की कमरे के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में है। किसी तरह से पीड़ित लड़की ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो स्थानीय लोग कमरे में पहुंच गए। आपत्तिजनक हालत में बच्ची को देखकर लोग आकर्षित हो गए और आरोपी राकेश को मारने पीटने लगे। इतने में किसी ने सूचना तरौली थाने को दे दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक रमेश कुमार, क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर साहू तथा पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए। घायल आरोपी को पुलिस स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से बात किया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बच्ची के साथ अटेम्प्ट टू रेप है सर, क्या है मामला? कल शाम को 112 नंबर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तरौलिया थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस के मोहल्ले के रहने वाले एक युवक के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी सीओ साहब और एडिशनल एसपी रूरल सब लोग मौके पर गए। तत्काल परिजनों से तहरीर लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है। धारा 354, 342, 323, 504, 506 और 11/12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। अभियुक्त पुलिस के हिरासत में है और आगे इसमें कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुरूप की जाएगी। इसके साथ साथ गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी अभियुक्त के विरुद्ध की जाएगी, क्योंकि ये महिला संबंधी और बच्चा संबंधी अपराध है, गंभीर अपराध है। इसमें हम आगे गुंडा एक्ट की कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां टीटी में सभी आरोपियों पर दर्ज होगा गैंगस्टर, क्योंकि टीटी में नकल कराने का ठेका लेने वाले गिरफ्तार हो गए हैं और 22 आरोपी और फरार चल रहे हैं। 8 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज करके उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। पुलिस जहां फरार 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, वही गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज की जाने वाली रिपोर्ट की तैयारी में जुट गई है। एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर रानी की सराय थाने की पुलिस इस कवायद में जुट गई है। पुलिस द्वारा जिन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है, उसमें हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज आजमपुर के प्रबंधक सूर्य प्रकाश यादव, शिक्षक धर्मेंद्र यादव, लिपिक हरेंद्र यादव, मॉडर्न इंटर कॉलेज भदोली के प्रबंधक वेद प्रकाश यादव, क्रॉस वैली इंटर कॉलेज सठियाव के प्रबंधक सहर्ष राय उर्फ गोल्डी राय, नारायण पब्लिक स्कूल लछीरामपुर के प्रबंधक देवेंद्र यादव, महात्मा इंटर कॉलेज सिठवड़ रानी के सराय के प्रबंधक हरेंद्र यादव, लिपिक अरविंद कुमार यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिपिक धर्मेंद्र कुमार राय उर्फ बबलू राय, जीएनपुर स्कूल के प्रबंधक कमलेश कुमार आजाद, इंटर कॉलेज आहोपट्टी कोतवाली के प्रबंधक इंद्रेश यादव सहित कुल 30 लोगों का नाम शामिल है। इनमें से 22 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया है, जबकि 8 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक हुई जांच में जानकारी मिला है कि इस गिरोह के सदस्यों द्वारा जिले में आयोजित किसी भी तरह की परीक्षा में परीक्षार्थियों को पास कराने का जिम्मा लेते थे, बदले में परीक्षार्थियों से अच्छी खासी रकम लेते थे। परीक्षा के दौरान डीआईओ कार्यालय से सेटिंग करके अपने स्कूल को परीक्षा केंद्र बनवाते थे और जिन परीक्षार्थियों से पैसा लेते थे उन्हें परीक्षा के दौरान नकल का भरपूर सामग्री उपलब्ध कराते थे। परीक्षा में नकल कराकर परीक्षार्थियों को पास कराकर प्रबंधक समेत अन्य लोग जहां अपनी तिजोरी भर रहे थे, वहीं आयोग छात्रों को नकल के भरोसा अच्छा अंक दिलवाकर परीक्षा में पास कराकर व्यवस्था को चौपट कर रहे थे। इस मामले में क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने, सुनिए। टीईटी परीक्षा से संबंधित जो गैंग पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, उसमें सीओ साहब के द्वारा वर्तमान में विवेचना की जा रही है। इसमें कुछ लोग और प्रकाश में आए हैं जिनको विवेचना में शामिल किया गया है। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं जो अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगी हुई हैं, लगातार दबिश में है। विवेचना को संपादित करते हुए और इनके गैंग के रूप में इनकी गतिविधियों की विवेचना जारी रखते हुए भविष्य में इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी और गैंग पंजीकरण भी इनका कराया जाएगा, ताकि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की किसी अपराध में शामिल न हो सके। सर जो और कुछ विद्यालय सर आए जांच के दायरे में? बिल्कुल, अभी तो ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है। जो भी लोग इसमें पूछताछ में, जितने लोगों से अभी पूछताछ के आधार पर जो लोग आए हैं, प्लस जो और लोग पकड़े जाएंगे, उनकी पूछताछ के आधार पर जितने भी लोग शामिल होंगे उनको बिल्कुल इस विवेचना में शामिल किया जाएगा।